कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.29 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज अमंगस्ट द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे दिए हुए हैं? सभी कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। मतलब ये सभी कॉम्प्लेक्स आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सभी में ओवरऑल चार्ज कितना दिया है? 5 चार्ज दिया हुआ है। अब देखिए भाई, इन कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमिन करना है। और आप लोगों ने सीखा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने के लिए आप लोग चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज कर लीजिए, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज कर लीजिए। दोनों थ्योरी को यूज करके ऐसे क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज कर लेता हूँ। आप देखिए भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करने के लिए मैंने कुछ बहुत ही ईजी स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया हुआ था, हम वीवीटी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आप निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। ये आपका Cr हो गया, ये H2 हो गया, होल पावर ये होल 6 हो जाता है। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इसका +3 हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये न्यूट्रल लिगेंड दिया हुआ है, तो 6 × 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मतलब है कि ये जो ओवरऑल चार्ज है इस सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया Cr और ये हो गया आपका C3+। अब देखिए यहाँ से आपको मिल गया इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा स्टेप जो फॉलो करना है, आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये हो गया। जो दूसरा स्टेप वीवीटी थ्योरी को फॉलो करने के लिए आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है भाई, तो ये सेंट्रल मेटल आयन है। क्रोमियम का बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 24 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3d5 और ये 4s1 होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। मतलब है कि 1 यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3। ये हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे 4s0 कर दीजिए, 4s0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है? ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन किसका? ऑर्बिटल नोटेशन करते हैं भाई। ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये जो सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है, तो इसका आप लिखिए ऑर्बिटल नोटेशन। बहुत ही सिंपल है, d ऑर्बिटल्स आप बना दीजिए। कितने बॉक्सेज रहेंगे? इसमें से 5 बॉक्सेज रहेंगे। 3d3 कर दिया, 4s0 कर दिया, खाली पड़ा हुआ। 4p भी कर लीजिए, ये भी आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 3। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हुन्स रूल फॉलो करिए, सिंगली फिल कर दीजिए, सिंगली फिल। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और डिटरमिन करिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। ये चीज़ आप डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग द स्ट्रेंथ। जो लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको कंसीडर करना है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से आपको ये पता चलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होगा या नहीं होगा। अब देखिए भाई, लिगेंड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। आप लोगों ने सीखा होगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो इन लिगेंड्स में कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डोनर एटम होता है। ठीक है, और इनकी प्रेजेंस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इसमें से ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्या होता है भाई? हैलोजेंस डोनर एटम होता है। इनके केस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये पूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली हो जाती है आपकी वर्नर्स कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए भाई, अगर इसमें देखें जो वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट करता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन डोनर एटम होता है वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो वो लिगेंड्स आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब है कि इस लिगेंड्स की प्रेजेंस में आप नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। मतलब है कि जैसा भी आपने ऑर्बिटल नोटेशन लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल कतई टच मत करें।
बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, जैसे लिखा हुआ वैसे रहने दीजिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आप थोड़ा सा रिसफल करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बात अलग है। यहाँ पर हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड से मतलब है कि इसकी पेयरिंग आप नहीं करेंगे, ज्यों कहते हो रहने दीजिए। अब देखिए भाई, अब यहाँ से हम डिटरमिन करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द सेंस, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, चाहे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, चाहे ये डिटरमिन कर लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। सिंस क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जानने की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए भाई, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू रूट होता है एन ब्रैकेट एन प्लस 2 होता है, जहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हर एक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ आप निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी भाई, बहुत ही सिंपल हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, तो मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2 होता है, ठीक है। n की वैल्यू आप रखिए तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, तो रूट 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए भाई, रूट 15 को शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर लेते हैं। रूट 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 16 माइनस 1, ठीक है, ये ट्रिक यूज करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, और 1 बाई, अब देखिए ये जितना 4 है तो इसका ट्वाइस करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, ये 31/8 हो जाता है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। ये 8 और ये 31 हो गया, 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो 8 3 जा कर लीजिए, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, डेसिमल रखिए, 0 करिए, 8 8 जा 64, ये 64 मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो 3.8 लिख सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है 3.8, और इसकी यूनिट क्या होती है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है बोर मैग्नेटान करते हैं भाई, ये बोर मैग्नेटान, ये हो गया बोर मैग्नेटान। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू में हमें मिलती है दैट इज 3.8 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है भाई, और ये हो जाता है आपका बोर मैग्नेटान BM, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इस कॉम्प्लेक्स की हमें वो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मिल जाती है, हम दूसरे कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम सेम रखते हैं क्योंकि इसको हमें फिर से यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ दूसरा कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिए भाई, दूसरे कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो ये आपका जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है भाई, Fe दिया है, H2 हो गया, होल 6 हो गया, और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +2 होता है। वही सेम स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, VBT थ्योरी हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये न्यूट्रल लिगेंड से 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ही इस सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, Fe2+ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखना है। मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, ये 6 किस में जाएगा, d ऑर्बिटल में, या 2 किस में जाता है, s ऑर्बिटल में। इसमें अगर आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, मतलब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3d6 और 4s0 मिल गया। तो ये सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया। चलिए, अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जिसमें आपको लिखना है ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है भाई। ऑर्बिटल नोटेशन, ऑर्बिटल नोटेशन मतलब 3d6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3d6, 4s0 आपका खाली पड़ा हुआ है, 4p भी कर सकते हैं, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं वाले हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन से 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कर दिया मैंने, सिंगली फिल कर दिया, फिर इसके बाद में डबल फिल कर दिया। और हुन्स रूल फॉलो करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे मुझे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मुझे डिटरमिन करना पड़ेगा बाय द टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे अगर आप देंगे तो वीक फील्ड लिगेंड दिया है, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में आपको नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसा ही आपने ऑर्बिटल नोटेशन लिखा हुआ उसको बिल्कुल टच ना करें, जैसा लिखा है वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए भाई,
अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है, आपको निकालना है, क्या निकालना भाई, यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको तो पेयर हो गया, पेयर हो गया भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें n की वैल्यू कितनी मिलती थी, ये 3 हो गया भाई, n की वैल्यू इसमें हमें 3 मिली थी। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, n ब्रैकेट n+2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट 4+2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 4+2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाए, 6 4 जा 24 हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, 24 को शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं तो 25 - 1 कर सकते हैं। आप देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 - 1/10 हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये 50 हो जाएगा, 50 - 1 कितना हो जाएगा भाई, 49/10 हो जाएगा, ये 4.9। मतलब है कि इसमें कितना हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.9 बोर मैग्नेटान ये मिल जाता है, 4.9 बोर मैग्नेटान। तो इसमें जो म्यू की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स में मिलती है 4.9 बोर मैग्नेटान, और इसमें से जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ये हो गया भाई, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। हम भाई बोर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना सभी कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, फिर आसानी से हम बता सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हाईएस्ट होगी। चलिए अब इसके बाद में हम थर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, थर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो थर्ड कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो आपका दिया हुआ है जिंक सेंट्रल मेटल एटम, ये H2O दिया हुआ है, होल 6 दिया है, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, ये +2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही सेम स्टेप फॉलो करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे जिंक और ये +2 मिल गया है, सेंट्रल मेटल आयन मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो जिंक का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 3d10 और ये 4s2 होता है, 3d10 4s2 होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा क्योंकि इट इज़ हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 3d10 और ये 4s0 हो गया। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट है, हमें लिखना है ऑर्बिटल नोटेशन। तो ऑर्बिटल नोटेशन चलिए भाई ड्रा कर लेते हैं ऑर्बिटल नोटेशन। ये भी पार्ट बहुत ईजी है, 3d10 कर लिया आपने, यहाँ से 4s0 कर लिया। चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लिखिए ना लिखें, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बातचीत कर रहे हैं ना भाई। अब देखिए 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगली फील्ड देन डबल फील्ड। क्या इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो म्यू की वैल्यू भी 0, n की वैल्यू भी 0। अब बोलिए मैं क्या इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर सकता हूँ? ध्यान दीजिए, इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है कितना 3.8 है। इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 4.9 है। इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0 हो गया। तो ये जो आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, एक दूसरा पार्ट ध्यान दीजिए, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में नहीं करना चाहते हैं, तब भी इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। केवल आप अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हायर इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपने n की वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट आप यूज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो n की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो n की वैल्यू कितनी है 4 है। इस कॉम्प्लेक्स में n की वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से यूज करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, इन केस अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन शो करके दिखाना ही होगा, परंतु अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। वहाँ से आप आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट का जो ट्रेंड होता है एमंग मैनी कॉम्प्लेक्सेस डिटरमिन कर सकते हैं।